हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस विद डॉक्टर करुणानिधि केस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। यह बीए थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है। यह जो चैप्टर है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित सिलेबस है। इसमें से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो हम उत्तर औपनिवेशिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर औपनिवेशिक क्या है और भारत में उत्तर औपनिवेशिक काल का क्या मतलब है। तो सीधे तौर पर इसका अर्थ है कि उत्तर औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के बाद की अवधि, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। तो उत्तर औपनिवेशिक का मतलब हो गया स्वतंत्रता के बाद भारत। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी, इन्हीं सब बातों का अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। तो फिर हम देखते हैं लोकतंत्रीकरण क्या है। तो इससे हमको पहले समझना है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग या जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इसका तात्पर्य हो गया लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोगों का शासन। डेमोक्रेसी से तात्पर्य है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि संपूर्ण शक्तियां जनता के पास होती हैं, जनता उसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए करता है या शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए करता है। इस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की स्पष्ट परिभाषा करते हुए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। अर्थात लोकतंत्र में सब कुछ जनता है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। अर्थात जनता ही अपने शासकों का चुनाव करती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, और वह शासन व्यवस्था टोटली जनता के लिए ही काम करती है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो ये तो हो गया उत्तर औपनिवेशिक, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और लोकतंत्र क्या है इसका हम अर्थ समझे। अब हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ा, भारत में लोकतंत्र को कैसे अपनाया गया। इसके पहले हमें विश्व में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही थी, इस संबंध में सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपना एक लेख लिखा, जिस लेख का नाम था द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द 20th सेंचुरी, अर्थात 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र की 3 लहरें। उन्होंने अपने एक लेख के माध्यम से यह बताने का काम किया कि विश्व में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। इसके लिए उन्होंने 3 कैटेगरी को बनाया, अर्थात 3 रूपों में लोकतंत्र विश्व में आगे बढ़ रहा था। उसको उन्होंने 3 लहरों से संबोधित किया। तो प्रथम लहर जो था 1828 से 1942 ईस्वी, जिसमें पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देश स्वतंत्र हुए। उसके बाद जो द्वितीय लहर थी 1943 से लेकर 1962 ईस्वी तक, इसमें भारत समेत दक्षिण एशिया के तमाम देश स्वतंत्र हुए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया तेजी से विकास की और बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को अपने यहाँ अपनाया। उसके बाद तृतीय लहर जो चालू होती है वह होती है 1974 से वर्तमान समय तक, जिसमें लैटिन अमेरिका एवं पूर्वी ब्लॉक के देशों ने अपने वहां लोकतंत्र को अपनाया। तो इस प्रकार इन 3 लहरों के द्वारा सैमुअल पी हंटिंगटन ने बताया
कि लोकतंत्र का विकास विश्व में कैसे होता रहा। इसी द्वितीय लहर में 1943 से 1962 तक जो चला था, उसी में भारत भी स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से अपने को स्वतंत्र किया। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया, अर्थात भारत ने भी अपने वहाँ लोकतंत्र को अपना लिया। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया, तब से भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। भारत भी लोकतंत्र को अपना लिया। अब हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, लोकतंत्रीकरण को अपनाया गया। तो इसके प्रमुख तथ्यों को हम देखते हैं कि हम कैसे समझें कि भारत में वास्तव में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है और लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में लोकतंत्र की व्यापकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सन 2005 ईस्वी में एक संकल्प पारित करके लोकतंत्र को सार्वभौम मूल्य यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में घोषित किया था। अर्थात इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही थी विश्व में और वर्तमान समय में बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसे सार्वभौम मूल्य अर्थात विश्व में अपनाई जाने वाली एक व्यवस्था के रूप में देखा और इसे एक यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में घोषित किया। भारत में लोकतंत्र का विकास उत्तर औपनिवेशिक भारत में कैसे हो रहा है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र कैसे दिनों दिन विकास की प्रक्रिया में अग्रसर है, इसमें कौन कौन से प्रमुख फैक्टर्स काम करते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि लोकतंत्र भारत में आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी, अर्थात शासन व्यवस्था में जनता ही सर्वप्रमुख है, जनता की सर्वोच्च भागीदारी होती है, जनता के द्वारा ही सरकार का अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है और सरकार जनता के बेनिफिट्स के लिए ही काम करती है। तो पूर्ण रूप से जनता की भागीदारी होती है सरकार में। दूसरा है उत्तरदायी सरकार। जो सरकार होती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यह एक लोकतंत्र का प्रमुख वो है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना। जैसा कि हमारे संविधान में मौलिक प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात की गई है, तो इस लोकतंत्र में इन तीनों रूपों को हम देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में भी इसको हम देख सकते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, हमारे प्रियम्बल में अर्थात प्रस्तावना में की गई है। फिर हम चौथा देखते हैं निष्पक्ष चुनाव। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। चुनाव निष्पक्ष होता है, इसमें ना ही व्यवस्थापिका, ना ही कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप होता है। चुनाव निष्पक्ष होता है। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मतलब एक विशेषता है। अगला है वयस्क मताधिकार। हमारे वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। 18 वर्ष का कोई भी नागरिक मत देने का अधिकारी है, शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकारी है, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। अगला है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। भारत में जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र का मेन मोटो है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो भारत में भी इसकी स्थापना की गई है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सरकार का चुनाव करती है। वह सरकार सीधे और सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता के लोक कल्याण के लिए ही वह काम करती है। अगला है निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। भारत में निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारी सुप्रीम जुडिशरी वह स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसके अधीनस्थ न्यायालय भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस प्रकार एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारत में की गई है। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण एवं शहरी स्वशासन की स्थापना की गई है। ये लोकतंत्र का एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया इन उदाहरणों के तौर पे हम समझ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमने बताया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।